नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट पर देखिए बड़े बड़े लेवल टूट रहे हैं। निफ्टी अब ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है, लेकिन शेयर्स अपने हाईज को नहीं तोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट गेन में, लेकिन आप पेन में। और ये पेन और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर होता है और आपको कमाई नहीं होती। तो आप अपने दोस्तों से पूछते हो, अपने जानने वालों से पूछते हो कि उनकी कमाई कैसी हुई, और सबका हाल जब एक जैसा होता है, कोई एक होता है, दो होते हैं जो कि पैसा कमा रहे होते हैं, तो जो पैसा कमा रहे होते हैं उनसे सभी को थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगती है। उनको लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने कैसे कौन से शेयर लिए थे जो कमाई हो रही है, हमने कौन से गलत शेयर ले लिए। इस बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मार्केट की बिग वॉइस संजय सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर के। संजय सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए विवेक जी। थैंक यू सर। संजय सर, यही सवाल भी रहेगा कि मार्केट में अब ऑल टाइम हाईज बन रहे हैं। सितंबर 2024 में जब मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे, उस समय की मार्केट कैप और आज की मार्केट कैप में बहुत अंतर है। अभी भी हम मार्केट कैप वाइज ऑल टाइम हाई पर नहीं आए हैं। और उस में एक चीज़ और है सर कि इतने डेढ़ सवा साल के पीरियड में जब हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, कई सारे नए आईपीओज आए, उनकी मार्केट कैप और ऐड हो गई। अगर उनको हटाकर देखेंगे तो मतलब हम अभी भी ऑल टाइम हाई पर मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सर, ये पेन कब हटेगा और कैसे हटेगा? तो विवेक जी, सबसे पहले तो इसको पेन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए मार्केट के लेवल और फंडामेंटल फैक्टर्स या इवेंट्स का होना अ, अक्सर सिंक्रोनाइज नहीं होता। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट चलता है, पहले अच्छी खबर आती है बाद में, और अच्छी खबर जब आती है उस समय मार्केट करेक्ट होता रहता है। तो मार्केट में एक क्लासिकल रूल है दैट बाई ऑन एक्सपेक्टेशन एंड सेल ऑन न्यूज। बिल्कुल ठीक सो है। आज आज जो हम लोग मार्केट का ये लेवल देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ये कुछ हद तक इस बात को डिस्काउंट कर रहा है कि जो Q2 FY26 का क्वार्टर गुजरा, उसमें जो रिजल्ट्स आए वो या तो अपेक्षा के नजदीक थे या कहीं कहीं पर अपेक्षा से बेटर थे। तो इसने बाजार को थोड़ा सा हमारे ख्याल से उत्साहित किया है। दूसरी बात यह है कि पिछले 3 से 4 तिमाही में क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स की डाउनग्रेड हो रही थी। इस तिमाही के बाद अर्निंग्स में डाउनग्रेड नहीं हुआ। तो ये अगर आप पिछले फैक्टर्स को देखें और उसका विश्लेषण करें तो इसका जो मार्केट का अभी हाई है उसका आप श्रेय इनको दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसके आगे क्या फैक्टर्स हैं जो बाजार को इस लेवल पे रख सकते हैं या यहां से ऊपर ले जा सकते हैं। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि बाजार शॉर्ट टर्म में इवेंट्स के कारण चलता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी के कारण चलता है, और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन के कारण चलता है। तो वैल्यूएशन की डिस्कशन को हम अभी कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम इवेंट्स और लिक्विडिटी को देखें तो आगे 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनको बाजार अपने लेवल में डिस्काउंट करेगा। सबसे पहला तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में हमारा यूएस के साथ जो टैरिफ का एग्रीमेंट है वो उस पर एक मुहर लग जाएगी, और बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि करीब 25% के आसपास ही हम टैरिफ के लेवल पे सेटल करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये टैरिफ का लेवल 25% से थोड़ा सा कम होता है, तो बाजार ने इस बात को फैक्टर नहीं किया है, तो बाजार में और तेजी आने की संभावना है। दूसरी फैक्टर है मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्फ्लेशन की जो दर कम हुई है, आरबीआई की अगले पॉलिसी में संभव है कि आरबीआई दोबारा एक बार फिर से रेट काटेगा। तो ये भी एक बाजार के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। और तीसरा, हम अब अपने बजट से करीब 2 महीने दूर हैं, और ये बजट जो है इस सरकार की आप समझें तो मिड टर्म बजट होगी, क्योंकि इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट आएगा उसकी एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट होगी जबकि अगला इलेक्शन अनाउंस होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट जो है ये हो सकता है बहुत डायनेमिक और बहुत बोल्ड भी हो और वो भी बाजार को उत्साहित कर सकता है। सो ऐसे मिले जुले फैक्टर्स पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के देखें जो मुझे लगता है कि
उसने सेंसेक्स और निफ्टी को इस लेवल पर पहुंचाया है। रही बात मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, तो ये तो पहले भी हुआ है कि लार्ज कैप पहले चल जाते हैं, मिड कैप उसके बाद चलते हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से चलते हैं। तो संभव है कि 2026 मिड कैप और स्मॉल कैप का साल हो और 2025 जो है वो लार्ज कैप का साल रहा हो। बिल्कुल ठीक सर, आपने कई सारे पॉइंट उठाए, जिसमें कि एक पॉइंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि 25% से नीचे टैरिफ आने पर हमारा मार्केट अच्छा चल सकता है, मतलब हमारे शेयर्स अच्छे चल सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी का भी पॉइंट सर, अब चूंकि आरबीआई पॉलिसी सर पे ही खड़ी है, तो उसका भी एक पॉइंट है। साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एफआईज ने भी बीच बीच में अब बाइंग शुरू कर दिया, वरना तो लगातार वो सेलिंग मोड में ही चलते जा रहे थे। अब एटलीस्ट ऐसा होता है कि वीक में 1 या 2 दिन वो बायर भी बनते हैं, 3 दिन सेलर बनते हैं। हालांकि अगर पूरे वीक का डेटा उठाकर देखें तो अभी भी वो नेट सेलर ही रहते हैं, लेकिन ट्रेंड में कहीं ना कहीं उनके भी फीलिंग आ रही है कि उनको शायद फिलर के तौर पर बाय करना है। मैं सर सबसे पहले टैरिफ वाले मुद्दे पर आऊँगा। 25% आपने बोला कि 25% से नीचे अगर टैरिफ आता है तो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। सर अगर हम जितनी डील्स देखें जो उन्होंने अमेरिका वालों ने की हैं, भले ही वो एशिया के कुछ कंट्रीज़ के साथ की हों, यूरोप के साथ की हो, यूके के साथ की हो, तो 10% से लेके मेजरली 18-19% तक है, और 15% उनका बेंचमार्क हम कह सकते हैं कि एक एवरेज बन रहा है। क्या हम 15% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आ गया तो हमें कितना बड़ा रैली हमें देखने के लिए मिलेगा मार्केट में? तो विवेक जी, कितना बड़ा रैली मिलेगा वो तो मेजर करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना अगर मैं सेंटिमेंट को अगर नापूं, तो जहां पर हम अभी खड़े हैं 50% की टैरिफ लेकर, हाँ, और इसके दो पार्ट है ना, 25% पहला पार्ट और 25% आप समझिए कि एक तरह से पिनल टैरिफ था, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 25% से अगर थोड़ा भी लेवल कम होगा तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव होगा, और वो उसके कारण बाजार कितना चलेगा भले उसका अनुमान न लगाया जा सके, लेकिन डायरेक्शनली तो बाजार बिल्कुल इसको पॉजिटिव ही लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो हम कह सकते हैं। सर अब सबसे बड़ी चिंता जो मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स की ये रही है कि ठीक है, आपने पेन वाला शब्द हटवा दिया मेरे से, लेकिन सर जो एक आम निवेशक है, छोटा निवेशक है, उसको अपनी सबसे बड़ी गलती लग रही है पिछले 1.25 साल में पैसा लगाकर। ये गलती उनकी 2026 में दूर हो जाएगी या नहीं होगी? अगर स्टॉक्स के चुनाव सही हैं तो ये जो शॉर्टफॉल है रिटर्न्स का, वो काफी हद तक ब्रिज हो जाना चाहिए 2026 में, ऐसा मैं मानता हूं। और इसके इसके पीछे मैं कारण भी बता देता हूं। देखिए, सितंबर 2024 में मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत सारा फ्रॉथ जमा हो गया था। सितंबर 24 से लेके मार्च 2025 के बीच में काफी ज्यादा ये फ्रॉथ जो है वो स्टॉक प्राइस के गिरावट के कारण क्लीन हो गया। उसके बाद 3 तिमाही पार हुए हैं, मतलब अगर आप मार्च को इंक्लूड कर लें एक तिमाही में, तो इस तिमाही में जो अर्निंग्स है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की, जो अच्छी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है, उनकी अर्निंग्स में ग्रोथ हुआ है और प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। तो यानी कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो पर यही स्टॉक्स जो आपको 2000 सितंबर 2024 में दिख रहे थे, उसके कंपैरिजन में आज वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। हो सकता है कि सेंटिमेंट अगर नहीं सुधरा है तो इसमें आपको खरीदारी नहीं दिख रही है, लेकिन एक बार बाजार में पूरी तरह से सेंटिमेंट सुधरेगा तो ये खरीदारी भी आपको दिखेगी। क्योंकि विवेक जी, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो पिछला 14 महीने पहले जो हमारा पीक था, वहां से लेकर अभी तक भले हम प्रीवियस पीक पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस दौरान करीब करीब 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआई की। इस एफआईआई सेलिंग के बावजूद इंडेक्स का दोबारा रिकवर होना, ये लोकल सेंटिमेंट का रेजिलियंस दिखाता है। इस सेलिंग के माहौल में आप बुलिश माहौल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो यहां से, जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी कहा और मैं भी मानता हूं, कि एफआईआई की जो ट्रेंड है, अगर वो यहां से न्यूट्रल हो जाए या हल्की पॉजिटिव हो जाए, तो वो मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का प्रभाव जो है मार्केट पे बहुत पॉजिटिव होगा
और सेंटिमेंट पर ये बहुत बड़ा असर इसका रहेगा, और उसके कारण स्वरूप मैं समझता हूं कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो भी चलने लगेंगे। बिल्कुल। सब पिछली बार जब 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई लगा था तो उस समय बीएससी लिस्टेड सभी कंपनीज की जो मार्केट कैप थी वो थी 479 लाख करोड़। और अब जब चूंकि नया हाई बना है तो अब जो मार्केट कैप है वो 475 476 लाख करोड़ के आसपास है इन इंडियन रुपीस। तो ये जो 4 लाख करोड़ का करीब जो गैप है अभी भी मार्केट कैप में, मैं यही बात भी कर रहा था सर शुरुआत में भी कि आईपीओ भी आ गए, उनकी मार्केट कैप अलग ऐड हो गई इन सभी पिछले सवा साल में। उसके बावजूद भी हम मार्केट कैप में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, मतलब अपने जो ऑल टाइम हाइज हैं हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सर कोई ख़ास वजह इसकी कि हम क्यों नहीं उन लेवल्स पर आ पा रहे हैं? एक कारण तो यह है कि जो हेवी मार्केट कैप की कंपनीज हैं, उनका अगर आप स्टॉक प्राइस प्रदर्शन देखें इस 14 महीने में, तो इक्के दुक्के कंपनी हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अधिकांश जो लार्जेस्ट कैप या मेगा मार्केट कैप की कंपनीज हैं, उनका स्टॉक प्राइस प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा है। तो इसके कारण जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था 2024 में, वो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। लेकिन ये इसका एक तरह से अगर आप देखें तो ओवरऑल एक मापदंड जो वैल्यूएशन का देखा जाता है वो देखा जाता है मार्केट कैप टू जीडीपी। अगर मान लीजिए हम प्रीवियस पीक पर आ गए हैं और हमारी मार्केट कैप जो है वो पहले से कम है, तो वो उतना ज्यादा रूम आपके लिए और भी खोला रखती है कि आप यहां से भी रैली कर सकते हैं। सर हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर ट्रिलियन में अगर देखें तो 5.31 ट्रिलियन की हमारी मार्केट कैप हो चुकी है, और अगर हमारी जीडीपी देखें तो अभी उससे नीचे ही है। तो जीडीपी टू मार्केट कैप रेशो जो होता है वो अभी भी मतलब हमारा 1 से ज़्यादा ही चल रहा है। आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जब बहुत सारे विदेशी निवेशक अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें अमेरिका और इंडिया आज भी 1 से ज़्यादा की वैल्यू रखते हैं, जबकि दुनिया भर के मार्केट शायद 1 से नीचे चल रहे थे। क्या लगता है सर वैल्यूएशन वाइज हमारा मार्केट कहाँ खड़ा है विज विज दूसरे इमर्जिंग मार्केट या जो बड़े मार्केट्स हैं उनके कंपैरिजन में? तो उसका एक पहलू जो है वो ये है कि अगर आप हमारी इकोनॉमी को देखें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो हम शायद विश्व के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। लेकिन अगर आप हमें परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर कंपेयर करें तो हम विश्व के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के जो कि हमारे जीडीपी के नंबर में कैप्चर नहीं हो रहे हैं, और इसके कारण जो हमारी नोशनल जीडीपी नापी जा रही है वो शायद अंडरस्टेटेड है। इसी के लिए अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी को अगर आप मापदंड मान रहे हैं हमारे देश के रिलेटिव वैल्यूएशन को, तो हो सकता है आप उसमें पाएंगे कि शायद हम एक्सपेंसिव हैं। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर अगर आप हमारी जीडीपी को नापें और उसके कंपैरिजन में हमारे मार्केट कैप को देखें तो आप पाएंगे शायद हम उतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। ठीक है सर। सर लास्ट टाइम जब हम सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई लगा रहे थे तो उस समय जो थीम बहुत ज़्यादा चल रही थी वो थी पीएसयू में भी खास तौर से रेलवे, डिफेंस, इन्होंने बड़ा रिटर्न दिया था। आपको क्या लगता है अब की बार की थीम कौन सी होंगी जो चलेगा जब मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप, ऑफ कोर्स सर लार्ज कैप को मैं अलग कर रहा हूँ, जब इस बार थीम चलेंगी तो वो कौन सी होंगी? तो विवेक जी देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में सेक्टोरल थीम्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर बॉटम अप स्टोरीज होती हैं, कंपनी स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन अगर हमें थीमेटिक तौर पे देखूं कि यहाँ से मुझे क्या लगता है कि सेक्टर वाइज क्या पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एक बड़ा बदलाव जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है वो हुआ है जो जीएसटी की रैशनलाइजेशन हुई है, उसके कारण कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। अगर आप इकोनॉमिक तौर पर भी देखें तो भारत की इकोनॉमी का मेन पिलर जो है उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन को ही माना गया है, और ये जो जीएसटी की कटौती हुई है उससे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पुश मिला है। आगे जाके
पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होगी तो इसको एक और बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। कंजम्पशन के अंदर आपको दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है और दूसरा जो कि कंज्यूमर स्टेपल्स या नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। देखिए, नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में वॉल्यूम ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जीएसटी की कटौती के कारण, ये उम्मीद करना शायद वाजिब नहीं है। लेकिन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में वॉल्यूम ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है और उसका एक ही झलक हम लोगों ने देखा सितंबर से लेकर जो फेस्टिव सीजन चालू हुआ उसमें, और उसका प्रदर्शन हमने स्टॉक प्राइस पर भी देखा और उस स्टॉक प्राइस के लेवल से कुछ करेक्शन होते भी देखा। मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है। आगे भी जाकर मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी रहेगा, खास करके ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ एक राउंड ही रैली का देखा है हम लोगों ने, आगे 12 से 24 महीने में इसमें और भी संभावना है। तो ये मुझे लगता है कि सेक्टोरली ये एक स्पेस है जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा अगर आप स्पेस देखें तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा, मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत बोल्ड होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमने देखा है सरकार का थ्रस्ट अभी तक, तो हो सकता है ये थ्रस्ट और भी बढ़ सकता है आगे के 1-2 सालों में। तो इसका भी रिफ्लेक्शन हमें इंडस्ट्रियल कंपनीज में दिखेगा। तो ये दोनों तो मुझे क्लियर विनर्स लगते हैं मार्केट के समूह में, जहां पर कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो दो समूह हैं, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज का और दूसरा फाइनेंशियल कंपनीज का, तो उनमें फाइनेंशियल कंपनीज तो डेफिनेटली इज अ प्ले ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, और उसमें अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट ने भी दिखाया कि इंटरेस्ट रेट के कट को उन्होंने अपने नेट इंटरेस्ट इनकम पर बहुत ज्यादा हावी होने नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दिया है इस सेक्टर ने, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है। खाली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है जहां पर कि कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खास करके इस बात को लेके क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सब सेक्टर है वो है आईटी का, और आईटी में चूंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को सेटल डाउन करने में कुछ समय लगेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज में शायद बहुत ज्यादा तेजी नियर टर्म में न हो, लेकिन मिड कैप आईटी कंपनीज जो है वो ज्यादा एजाइल और अडेप्टेबल हैं, और वो इस नई स्ट्रक्चरल चेंज के तरफ बहुत जल्दी से अपने आप को अडेप्ट कर पा रही हैं, और इसी सेक्टर के अंदर हो सकता है कि मिड कैप में आपको ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल ठीक है सर। सर, बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडिया के फेवर में चल रही हैं, उसमें एक क्रूड ऑयल भी है, और हमारी जो इंटरनल जो टैक्टिस गवर्नमेंट ने अपनाई पिछले कुछ समय में, बीट जीएसटी रेट कट हो, आरबीआई की तरफ से रेट कट हो, इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट दी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। इतने सारे फैक्टर्स जमा होने के बावजूद भी हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, दुनिया भर के बाज़ारों को आउट परफॉर्म तो हम बिल्कुल नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमने अभी भी, भले ही हम ऑल टाइम हाई पर खड़े हों, लेकिन हमने अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया एज़ कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट या दुनिया के अच्छे बाज़ारों से कंपैरिजन करें तो। सर, क्या लगता है कि केवल ट्रेड डील ही ज़रूरी है इंडियन मार्केट के लिए, या कुछ और भी ऐसा फ्यूल बाकी है जो कि अभी रह गया है, जो सरकार को सोचना पड़ेगा जिस तरह? तो देखिए, जैसा आपने कहा, तराजू के एक तरफ अगर बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो तराजू के दूसरे पल्ले पर 1.5 लाख करोड़ की एफआईआई की सेलिंग भी तो थी। तो अगर आप दोनों पल्लों को देख लें तो ये काफी क्लियर है कि इतने बड़े सेलिंग ऑनस्लॉट के सामने बाजार का प्रदर्शन पॉजिटिव होना और ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करना संभव नहीं था। रही बात कि क्या सरकार यहां से आगे भी कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि सरकार ने 29 लेबर लॉज को कंडेंस करके 4 लेबर कोड्स में एक नई पहल दिखाई लेबर सेक्टर के रिफॉर्म पे, तो वो भी एक पहल है। दूसरा जो स्पेस जो सरकार जिस पर काम कर सकती है वो है बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन की। तो इसके बारे में चर्चा उठी, लेकिन उसके बाद कुछ खास सरकार ने किया नहीं। तो अगर आप देखें तो पिछले 10-12 महीने में इनकम टैक्स में सुधार हुआ, जीएसटी की रैशनलाइजेशन हुई, लेबर कोड का मॉडिफिकेशन हुआ,
और आगे जाकर अगर बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन की पहल सरकार लेती है, तो मेरे ख्याल से ये काफी स्ट्रांग सिग्नल जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार अब जो ठहराव की स्थिति आई थी सरकार में, वैसी कुछ स्थिति है नहीं। सरकार अग्रसर है रिफॉर्म्स के प्रति। सर, क्रूड ऑयल को लेकर भी काफ़ी कुछ अनिश्चित रहा है बाज़ार। अब तो हालांकि थोड़ा सा संभल गया पिछले 2-3 सालों में। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जब $139 पर बैरल तक क्रूड पहुंच गया था, तब थोड़ी दिक्कत आई थी। दूसरी दिक्कत 2008 में भी आई थी, जब $147 पर बैरल तक क्रूड पहुंच गया था। क्रूड हमारे फेवर में अभी चलेगा लंबा, या अभी कुछ डिस्टर्बेंस की उम्मीद है सर? मेरे ख्याल से देखिए, ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ गया है। जो ऑटो सेक्टर है वहां पर भी अब ईवी का प्रचलन पहले से कहीं ज्यादा है। मैं समझता हूं कि स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो ग्लोबली काफी कम होते जा रही है। इनफैक्ट अगर आप एक विदेशी रिपोर्ट को देखें तो उसने तो 2030 तक क्रूड के दाम करीब $30 पर बैरल का प्रेडिक्शन दे रखा है। हाँ, तो मैं समझता हूं कि स्ट्रक्चरली अगर क्रूड की डिमांड कम हो रही है तो बीच बीच में भले आपको स्पाइक दिखेगा, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के समय दिखा, लेकिन वो तुरंत सबसाइड कर गया। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के समय थोड़ा सा स्पाइक दिखा, फिर वो सबसाइड कर गया। तो ये सब यही दर्शा रहा है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अगर नेगेटिव हैं तो क्रूड के प्राइसेस लंबे समय तक ऊपर नहीं रह सकते, जो भारत के लिए बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है सर। सर, अभी वैसे तो फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने शेयर्स नहीं बताते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में सर कहाँ पर आपने अपने जो फंड में बदलाव किए, क्या कुछ बदलाव शेयर वाइज या सेक्टोरल वाइज अगर आप कुछ बता सके कि कहाँ आप ओवरवेट हुए, कहाँ आपने अंडरवेट रवैया अपनाया? अंडरवेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इनसे दूर रहना है, इनको फिलहाल हाथ नहीं लगाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ऐसा है कि अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखें तो हम आईटी सेक्टर को छोड़े नहीं हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में हमारी वेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा कम है। ओके। दूसरा जो चेंज हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में वो ये हुआ कि हम एक समय में हमारा वेट ऑटो सेक्टर में करीब 10 से 12% होता था। वहां पर हमने कुछ प्रॉफिट लिया है और अपने सेक्टोरल वेट को कम किया है, लेकिन आज भी हम इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑटो में ओवरवेट है। बैंकिंग में हमारी वेट अगर आप देखें तो अभी हमारे सारे सेक्टर्स के बीच में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा वेट सबसे ज्यादा है। लेकिन ये हमारा जो वेट है वो गिना चुना अगर चुने हुए सेक्टर्स में है, तो हमने अपनी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वेट है उसको 3 मेजर सेगमेंट्स में बांट रखा है। सबसे बड़ा जो सब सेक्टर जो हमारे पास है बैंकिंग में वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और उसके बाद हमारे पास जो वेट है वो है एनबीएफसीज का। हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती थी, लेकिन हमने फिलहाल उनमें प्रॉफिट बुक किया है। जो दूसरा सेक्टर जहां पर हमने अभी वेट बढ़ाया है वो है टेलीकॉम। ठीक है, तो एएमसी शेयरों में आपने सर प्रॉफिट बुक किया, और प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में आपका वेट बरकरार मतलब बना हुआ है, और उसमें आपने लाइन वाइज बताया कि प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स एंड देन एनबीएफसीज। सब पीएसयू बैंक्स पर आता हूँ। पीएसयू बैंक्स में कंसोलिडेशन की बात आ रही है, और सरकार पहले भी इस मुद्दे को उठा चुकी है कि हमारे देश में 4 या 5 ही सरकारी बैंक होने चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि इस मुद्दे पर सरकार इस बार कोई कड़े कदम ले पाएगी, बड़ा कदम ले पाएगी? और दूसरा कि जो छोटे सरकारी बैंक है, फॉर एग्जांपल इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, इनके मर्जर से क्या किस तरह की सिनर्जी बनेगी? कौन पैसा कहाँ पर मतलब पैसा बनेगा इन छोटे बैंकों में जहाँ जिनका मर्जर होगा, या जिनके साथ मर्जर होगा पैसा वहाँ बनेगा? तो आप अगर देखें तो सरकार इसमें बिल्कुल जल्दी में कदम इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि ये पॉलिटिकली बड़ा डिफिकल्ट कदम होगा सरकार के लिए, गिवन द फैक्ट कि बैंक्स की यूनियन बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो ये बिल्कुल सेंस बनता है कि छोटे बैंक्स की एक कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अब इस कंसोलिडेशन में फायदा कहां पहुंचेगा, वो इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि जो बैंक्स एक साथ जुड़ रहे हैं उनमें आज प्राइस टू बुक वैल्यू किसके फेवर में है। जहां भी प्राइस टू बुक वैल्यू कम है और वो एक ऐसे बैंक के साथ मर्ज कर रहा है जहां प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको जो मर्ज कर रहा है बैंक वहां पर फायदा मिलेगा। लेकिन जब भी ये मर्जर की स्टेप्स उठाए जाएंगे, मेरे ख्याल से जो उनकी नेटवर्थ है, उनका जो एक्चुअल वर्थ है, वो काफी सरकार कंसिडर करेगी एक मर्जर रेशियो डिसाइड करने में। सर लास्ट क्वेश्चन, या जो अब मार्केट में है, जो नए निवेशक आना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम है या उनको मतलब अभी और वक्त देना चाहिए, उनको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है जो नए नए निवेशक हैं? क्योंकि 2020 में जो नए निवेशक आए थे, जनरली हम उनको यही बोलते थे कि भाई आप सीखो पहले और सीखने के बाद आप मार्केट में पैसा लगाओ, लेकिन वो सीखे तो नहीं, लेकिन मार्केट ने उन्हें इतना 3-4 साल में तो नहीं सिखाया, उनको रिटर्न पहले दिया बाद में सिखाया। इस बार कहानी कौन सी बनेगी? पहले वो पैसा कमाएंगे फिर सीखेंगे या पहले सीखेंगे फिर पैसा लगाएं? तो देखिए, बाजार के जो सबसे सक्सेसफुल पोस्टर बॉय हैं वो है वॉरेन बफेट, और वो 92 साल की उम्र में भी बाजार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लाइफ टाइम भी कम पड़ेगा किसी को इस बाजार को समझने के लिए। मैं नहीं समझता कि आपको सारा पैसा बाजार में एक साथ लगाना चाहिए, ये गलत होगा। बाजार का कोई भी लेवल अगर पीक के पास है या बॉटम के पास है, वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना ये बात रखता है कि आप किस शेयर में अपने पैसे लगा रहे हैं। कई बार आप देखेंगे कि बाजार का बॉटम हो रहा है लेकिन कई शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे होते हैं। कई बार बाजार का ऑल टाइम हाई जैसा आज है वैसा सिचुएशन हो और स्टॉक्स 52 वीक लो पर भी हो सकते हैं। तो आप अपने शेयर के चुनाव अच्छी तरह से करें और ये गलती ना करें कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में आप एक साथ लगाएं। हर समय अपनी चुनाव जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप कर रहे हैं तो उसको समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग स्टॉक्स रिलेवेंट होते हैं, इसी के लिए। और प्लस दूसरी बात जो इक्वली महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो पैसा लगाने के लिए रहता है वो सब एक साथ तो नहीं आता, वो भी तो हमारे इनकम के साथ समय समय पे आता है। इसी के लिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो एक सिस्टम शुरू किया SIP का, मेरे ख्याल से वो चीज आप स्टॉक मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी के लिए भी। ठीक है संजय सर, वैसे तो आपसे बात करना और भी तर्कसंगत रहता है और सीखने के लिए ही मिलेगा, लेकिन समय सीमा है सर, मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे संजय सर जिन्होंने कि बताया कि मार्केट में अब अगले 1 साल के लिए किस तरह से आपको सोच रखनी चाहिए, नए निवेशकों को किस तरह से सोचना चाहिए, उनको एक साथ पैसा नहीं लगाना है। दूसरा कि मार्केट में पैसा बनने के चांसेस हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के जो निवेशक हैं जो परेशान घूम रहे हैं कि पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, मार्केट में निफ्टी चल रहा है केवल, उनके लिए थोड़ा समय देने की उनको ज़रूरत है। पेशेंस रखें। मार्केट कई बार पहले इंडेक्स चलता है फिर शेयर चलते हैं, तो ये भी एक स्थिति होती है। FIs लौट रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव है। अगर FIs कंसिस्टेंटली लौट जाते हैं, लौट कर आ जाते हैं इंडिया में, तो एक बार अच्छी मार्केट में ओवरऑल तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स सर ने डिस्कस किए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।